नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फोकस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जिसे अक्सर मुख्य धारा की कहानी में उतनी जगह नहीं मिलती। जी हाँ, आज का हमारा विषय है जल, जंगल, जमीन, अनकहा संघर्ष। यानी भारत के प्रमुख जनजाति विद्रोह। बिल्कुल, हम इन विद्रोहों का एक विस्तृत विवरण देखेंगे जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और अन्य सभी एसएससी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। हम कोशिश करेंगे कि सचित्र वर्णन, परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य और ये याद करने की ट्रिक्स पर भी ध्यान दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यही समझते हैं कि इन विद्रोहों के मूल कारण क्या थे। आखिर क्यों ये आदिवासी समुदाय हथियार उठाने पर मजबूर हुए? देखिए, इसके कई कारण थे और सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण था औपनिवेशिक वन कानून, फॉरेस्ट लॉज। हाँ, अंग्रेजों ने जंगलों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो जंगल सदियों से आदिवासियों के घर थे वो अब उनके नहीं रहे। बिल्कुल, वो अब ब्रिटिश सरकार की संपत्ति बन गए और इसका सीधा असर ये हुआ कि आदिवासियों का जो प्राकृतिक अधिकार था, जैसे लकड़ी, शिकार, झूम खेती। हाँ, लकड़ी लाना, शिकार करना और झूम खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इन सब पर रोक लगा दी गई। मतलब उनकी पूरी आजीविका ही संकट में आ गई। और दूसरा बड़ा कारण था, जाहिर है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। जी, भारी टैक्स और जमीन हड़पने की नीति। मतलब अंग्रेजों ने जमीन पर बहुत भारी कर लगा दिए। बहुत ज्यादा, और जो आदिवासी कर नहीं चुका पाते थे उनकी जमीन छीन ली जाती थी। और इसमें जमींदारों की भी भूमिका थी, है ना? हाँ, जमींदारों द्वारा जबरदस्त वसूली होती थी। ये सरकार के लिए कर इकट्ठा करते थे और आदिवासियों से बहुत क्रूरता से पेश आते थे। यहीं पर एक शब्द बार बार आता है, दिकू। ये कौन थे? दिक्कू, ये आदिवासी लोग बाहरी लोगों के लिए इस्तेमाल करते थे। बाहरी लोग मतलब महाजन यानी साहूकार, व्यापारी और अंग्रेज अधिकारी, ये सब दिक्कू कहलाते थे। और ये आदिवासियों को कर्ज के जाल में फंसाते थे। एग्जैक्टली, द डेट ट्रैप। महाजन इतनी ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देते थे कि आदिवासी कभी उस कर्ज से बाहर निकल ही नहीं पाते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बने रहते थे। तो आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, और फिर एक चौथा कारण भी था, सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप। जी, एक तरफ तो ईसाई मिशनरी धर्म परिवर्तन करा रहे थे, जिसे आदिवासियों ने अपनी संस्कृति पर हमले के रूप में देखा। बिल्कुल, और दूसरी तरफ अंग्रेजों ने आदिवासियों की कुछ पुरानी परंपराओं पर रोक लगा दी, जैसे कि मरिया प्रथा, नरबली की। हाँ, अब देखिए, भले ही ये एक सामाजिक सुधार था, लेकिन आदिवासियों को लगा कि ये उनके रीति रिवाजों में सीधा हस्तक्षेप है। तो मतलब उनकी जमीन गई, जंगल गया, आर्थिक आजादी गई और फिर संस्कृति पर भी हमला हुआ। ऐसे में तो विद्रोह होना ही था। निश्चित रूप से। तो चलिए अब कुछ प्रमुख विद्रोहों को क्रम से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोल विद्रोह की। जी, कोल म्यूटनी। इसका स्थान था छोटा नागपुर का पठार, मतलब आज का रांची, सेभूम, हजारीबाग वाला इलाका। और वर्ष था 1831-32। हाँ, इसमें मुख्य जनजाति थी कोल। और इसके नेता बुद्धो भगत और गंगा नारायण। बिल्कुल, ये सारे तथ्य, मतलब स्थान, वर्ष, जनजाति और नेता के नाम, ये सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या था? इसका तात्कालिक कारण था आदिवासियों की भूमि को बाहरी लोगों यानी दीकुओं जैसे सिख और मुस्लिम किसानों को हस्तांतरित करना। और साथ में ब्रिटिश कानून और भारी टैक्स तो थे ही। वो तो लगभग हर विद्रोह में एक कॉमन फैक्टर था। अब आते हैं एग्जाम कॉर्नर पर। एक जरूरी तथ्य ये है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला सुसंगठित जनजातीय विद्रोह था। जी, ये याद रखना बहुत जरूरी है। एसएससी में ये सवाल आ सकता है कि पहला संगठित विद्रोह कौन सा था। और दूसरा तथ्य ये कि इस क्षेत्र में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी SWFA का गठन किया गया था, विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के तौर पर। बिल्कुल। अब कोल विद्रोह के बाद इसी इलाके में एक और बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह, जिसे संथाल हूल भी कहते हैं। हाँ, हूल का मतलब होता है क्रांति। ये हुआ था राजमहल की पहाड़ियों में, जो भागलपुर से बीरभूम तक का क्षेत्र है। इस क्षेत्र का एक खास नाम भी था, है ना, दामिन एको। बिल्कुल, दामिनेको ये संथालों को बसाने के लिए बनाया गया क्षेत्र था। ये नाम परीक्षा में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। और साल था 1855-56, मतलब 1857 की क्रांति से ठीक पहले। एग्जैक्टली। और इसके नेता थे 4 भाई, सिद्धू और कान्हू मुर्मू और चांद और भैरव।
ये चारों नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुत ज्यादा। अब कारणों की बात करें तो यहाँ पुलिस का दमन और जमींदारों साहूकारों द्वारा शोषण चरम पर था। मैंने कहीं पढ़ा था कि साहूकार 50% से 500% तक ब्याज वसूलते थे। जी हाँ, ये खुली लूट थी और यही इस विद्रोह का सबसे बड़ा कारण बना। और इसका परिणाम क्या हुआ? विद्रोह तो क्रूरता से कुचल दिया गया, लेकिन इसका एक सकारात्मक परिणाम ये हुआ कि संथाल परगना नाम का एक अलग जिला बनाया गया। तो उन्हें अपनी एक अलग प्रशासनिक पहचान मिली। हाँ, अब आते हैं इसके एग्जाम कॉर्नर पर। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जन क्रांति कहा था। बिल्कुल, फर्स्ट मास रेवोल्यूशन, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और दूसरा, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू हुआ। जी, इस कानून के जरिए संथालों की जमीन को गैर संथालों को हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे महान विद्रोह पर, मुंडा विद्रोह, जिसे उलगुलान भी कहते हैं। उलगुलान यानी द ग्रेट टिमल्ट या महान हलचल, ये भी छोटा नागपुर में ही हुआ, रांची के दक्षिणी इलाके में। और इसका समय था 1899 से 1900। जी, और इसके नेता थे बिरसा मुंडा, जिन्हें उनके लोग धरती आबा कहते थे। धरती आबा मतलब जगत पिता। हाँ, यहाँ मुख्य कारण था खूंट कट्टी व्यवस्था का समाप्त होना। खूंट कट्टी, ये क्या था? ये मुंडाओं की पारंपरिक सामूहिक खेती की व्यवस्था थी, जिसे अंग्रेज समाप्त कर रहे थे। और बैठ बेगारी यानी फोर्स्ड लेबर भी एक बड़ा कारण था। बिल्कुल, उनसे जबरन बिना मजदूरी के काम करवाया जाता था। साथ ही मिशनरियों और जमींदारों का हस्तक्षेप तो था ही। बिरसा मुंडा ने तो खुद को भगवान का दूत भी घोषित किया था। हाँ, उन्होंने एक नए धर्म की भी शुरुआत की, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें पकड़ लिया गया और जेल में हैजा से उनकी मृत्यु हो गई। इस विद्रोह का एग्जाम कॉर्नर क्या कहता है? विद्रोह के बाद 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास हुआ। अच्छा, तो संथाल विद्रोह की तरह यहाँ भी एक कानूनी सुरक्षा मिली। जी, और खूंट कट्टी अधिकारों को भी मान्यता मिली। छोटा नागपुर से अब चलते हैं उत्तर पूर्व की ओर, खासी विद्रोह। खासी अपराइजिंग, ये हुआ था गारो और जयंतिया पहाड़ियों में, यानी आज के मेघालय में। साल था 1829 से 1833। हाँ, और जनजाति थी खासी, जिसके नेता थे तीरथ सिंह। यहाँ क्या कारण था? यहाँ मुख्य कारण था अंग्रेजों द्वारा सिलहट को असम से जोड़ने के लिए एक सड़क का निर्माण। और खासी लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि इससे उनके क्षेत्र में बाहरी लोगों का दखल बढ़ जाता। एकदम सही। तीरथ सिंह ने गारो और सिंगफो प्रमुखों के साथ मिलकर हमला किया, लेकिन 1833 में इस विद्रोह को दबा दिया गया। इसका एग्जाम फैक्ट यह है कि यह उत्तर पूर्व भारत के सबसे शुरुआती और प्रमुख विद्रोह में से एक था। बिल्कुल। उत्तर पूर्व में ही एक और विद्रोह हुआ, अहोम विद्रोह। जी, अहोम रिवोल्ट, ये असम में हुआ था 1828 में। नेता थे गोमधर कुंवर। हाँ, इसका संदर्भ जुड़ा है प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध से। अंग्रेजों ने वादा किया था कि वे युद्ध के बाद असम छोड़ देंगे, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मतलब ये एक तरह का विश्वासघात था। जी, गोमधर कुंवर ने खुद को राजा घोषित किया, लेकिन अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल दिया। तो इसमें समझौता कैसे हुआ? बाद में उत्तरी असम का क्षेत्र महाराजा पुरंदर सिंह को सौंप दिया गया। इसका एग्जाम फैक्ट यह है कि यह विद्रोह सीधे तौर पर प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध के बाद ब्रिटिश विस्तारवाद का परिणाम था। करेक्ट। अब वापस छोटा नागपुर चलते हैं, एक और आंदोलन की तरफ, उरांव या ताना भगत आंदोलन। हाँ, ये बहुत ही अनोखा आंदोलन था। ये 1914 से 1919 के बीच हुआ। और इसके नेता थे जतरा भगत। जी, ये आंदोलन एक धार्मिक सुधार के तौर पे शुरू हुआ था, लेकिन बाद में एक राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। इसके सिद्धांत क्या थे? मांस, मदिरा का त्याग, एक ईश्वर की पूजा और सबसे महत्वपूर्ण अहिंसा। अच्छा, तो ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन से भी जुड़ा था? हाँ, बिल्कुल, और यही इसका सबसे जरूरी एग्जाम फैक्ट है कि यह एकमात्र जनजातीय आंदोलन था जो पूरी तरह से अहिंसक था, नॉन वायलेंट। जी हाँ। और ताना भगतों ने कांग्रेस के सम्मेलनों में भी भाग लिया था। बहुत दिलचस्प। अब बात करते हैं चुआर विद्रोह की। चुआर रिबेलियन, ये बंगाल के मिदनापुर और बांकुड़ा क्षेत्र में हुआ था। और ये काफी लंबे समय तक चला, 1766 से 1816 तक, अलग अलग चरणों में। जी, इसमें चुआर या भूमिज जनजाति के लोग शामिल थे और प्रमुख नेता थे दुर्जन सिंह। इसका कारण क्या था? इसका एक मुख्य कारण था पाइक प्रणाली का अंत। पाइक कौन थे?
पाइक वो सैनिक थे जो जमींदारों के लिए काम करते थे और बदले में उन्हें कर मुक्त जमीन मिलती थी। अंग्रेजों ने ये प्रणाली खत्म कर दी, जिससे वो बेरोजगार हो गए। और जमीन पर बढ़े हुए कर तो थे ही। वो तो था ही। अंग्रेजों ने इसका क्रूरता से दमन किया, लेकिन बाद में कुछ रियायतें भी दी। एग्जाम कॉर्नर में इसे पाइक विद्रोह का एक पहलू भी कहा गया है। हाँ, क्योंकि इसमें मुख्य भूमिका पूर्व सैनिकों की थी। चलिए अब एक और महत्वपूर्ण आंदोलन देखते हैं, नागा आंदोलन। ये मणिपुर और नागा हिल्स में 1930-32 के दौरान हुआ। और इसके नेता थे जदोनांग और रानी गाइदिन्योलू। बिल्कुल। इसका उद्देश्य था प्राचीन नागा धर्म, जिसे हेराका कहते हैं, उसे पुनर्जीवित करना और ब्रिटिश शासन का अंत करना। इसमें क्या हुआ था? जदोनांग को तो फांसी दे दी गई। उसके बाद सिर्फ 17 साल की गाइदिन्योलू ने नेतृत्व संभाला। और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन भी किया। जी। अब कुछ और विद्रोहों पर नजर डालते हैं। रामोसी विद्रोह। रामोसी अपराइजिंग ये पश्चिमी घाट में सतारा के पास हुआ था, 1822 से 1829 के बीच। इसके नेता थे चित्तूर सिंह और उमाजी। हाँ, अब रामोसी कौन थे? ये मराठा सेना में काम करने वाले पूर्व सैनिक और पुलिसकर्मी थे। अच्छा, तो मराठा साम्राज्य के पतन के बाद ये लोग बेरोजगार हो गए और विद्रोह कर दिया। बिल्कुल। और इसका एक एग्जाम फैक्ट ये भी है कि ये अकाल और अन्न की कमी के कारण भी भड़का था। ठीक है, अब बात करते हैं भील विद्रोह की। भील विद्रोह 2 चरणों में हुआ। पहला 1818 से 1831 तक, जिसके नेता थे सेवाराम। और दूसरा चरण 1913 में, जिसके नेता गोविंद गुरु थे। हाँ, ये खानदेश, राजस्थान और मध्य भारत में हुआ। कारण वही थे, कृषि से जुड़ी परेशानियां और नई सरकार का डर। इसमें मानगढ़ नरसंहार का भी जिक्र है। जी, 1913 का मानगढ़ नरसंहार गोविंद गुरु के नेतृत्व में संप सभा पर अंग्रेजों ने गोलीबारी की थी। और इसमें लगभग 1500 भील मारे गए थे। हाँ, और इसी वजह से इसका एग्जाम फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। मानगढ़ नरसंहार को आदिवासियों का जलियांवाला बाग कहा जाता है। ये तुलना परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब एक ऐसे आंदोलन की बात करते हैं जो शायद सबसे लंबा चला, बिजौलिया आंदोलन। जी, बिजौलिया आंदोलन। ये राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था। और ये 1897 से 1941 तक चला। मतलब भारत का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन। करेक्ट। और इसके नेता थे साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक और माणिक्य लाल वर्मा। इसमें धाकड़ जाति के किसान शामिल थे। और इसका मुख्य कारण था 84 प्रकार के अवैध कर। हाँ, 84 तरह के लागबाग यानी टैक्स लगाए गए थे। साथ ही लाटा और कूंता प्रणाली भी थी। और 1941 में समझौता होकर मांगे मान ली गईं। जी। इसका एक एग्जाम फैक्ट है कि विजय सिंह पथिक ने प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से इसे पूरे देश में चर्चित किया था। चलिए अब दक्षिण भारत की ओर चलते हैं। वेलुथम्पी विद्रोह। वेलुथम्पी रिवोल्ट ये त्रावणकोर यानी केरल में 1808-1809 में हुआ था। नेता थे वेलुथम्पी, जो वहां के दीवान थे। इसका मुख्य कारण था सहायक संधि का वित्तीय बोझ और ब्रिटिश रेजिडेंट का अपमानजनक व्यवहार। इसमें कुंदरा उद्घोषणा का जिक्र आता है। जी, कुंदरा प्रोक्लेमेशन 1809 में वेलुथम्पी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने का ये खुला आह्वान था। इसका एग्जाम फैक्ट काफी भयावह है। हाँ, अंग्रेजों ने डर पैदा करने के लिए उनके मृत शरीर को फांसी पर लटकाया था। अब आते हैं रंपा विद्रोह पर। रंपा रिबेलियन ये आंध्र प्रदेश के गोदावरी के रंपा क्षेत्र में 1922-24 में हुआ। और इसके नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू। कारण वही थे, कठोर वन कानून और पोडू यानी झूम खेती पर प्रतिबंध, और ताड़ी पर भी कर लगा दिया गया था। इनकी युद्ध शैली गुरिल्ला युद्ध थी। हाँ, गरिल्ला वॉरफेयर। एग्जाम कॉर्नर के लिए याद रखें, सीताराम राजू को मान्यम वीरुडू यानी जंगल का नायक कहा जाता है। और ये विद्रोह गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित था। जी, आंध्र प्रदेश में ही एक और आंदोलन हुआ, चेंचू विद्रोह। चेंचू मूवमेंट ये नल्लामाला पहाड़ियों में 1921-22 में हुआ। इसमें चेंचू जनजाति के लोग शामिल थे और इस पर कांग्रेसी नेता वेंकटप्पैया का प्रभाव था। इसमें वन अधिकारियों का सामाजिक बहिष्कार किया गया और बेगार करने से इनकार कर दिया गया। तो अंग्रेजों ने उन्हें शांत करने के लिए कुछ अधिकार और रियायतें दी। हाँ, अपीजमेंट पॉलिसी अपनाई। इसका एग्जाम फैक्ट ये है कि यह आंदोलन उग्र होने के बजाय सविनय अवज्ञा के करीब था। आखिर में बात करते हैं खोंड विद्रोह की। खोंड अपराइजिंग ये ओडिशा के घुमसर क्षेत्र में 1837 से 1856 तक चला। नेता थे चक्र बिसोई। इसका मुख्य कारण था मरिया प्रथा पर प्रतिबंध। जैसा हमने पहले बात की थी, अंग्रेज मानव बलि प्रथा को रोक रहे थे,
जिसे खोंड अपने धर्म का हिस्सा मानते थे। और 1855 में चक्रा बिसोई के लापता होने के बाद ये आंदोलन कमजोर पड़ गया। जी, अंग्रेजों ने इस प्रथा को रोकने के लिए एक विशेष मरिया एजेंसी का भी गठन किया था। तो ये थे कुछ प्रमुख विद्रोह। अब परीक्षा के लिए कुछ और महत्वपूर्ण विद्रोहों को जल्दी से देख लेते हैं। बिल्कुल, एक क्विक रिवीजन की तरह। सबसे पहले संथाल हूल 1855, नेता सिद्धू और कानू। तथ्य, इसे अंग्रेजों के खिलाफ सबसे संगठित विद्रोह माना जाता है और कार्ल मार्क्स ने भी इसका उल्लेख किया है। ये हम पहले ही विस्तार से देख चुके हैं। दूसरा, पाइका विद्रोह 1817, क्षेत्र ओडिशा और नेता बख्शी जगबंधु। इसका महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इसे अक्सर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, मतलब 1857 से भी पहले। ये एसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा, नील विद्रोह 1859, क्षेत्र बंगाल का नादिया जिला। और इसका सबसे जरूरी तथ्य है दीन बंधु मित्र का नाटक नील दर्पण, जिसमें इसका चित्रण किया गया। नाटक और लेखक का नाम अक्सर पूछा जाता है। तो इतने सारे संघर्ष, इतना बलिदान, क्या ये सब बेकार गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन विद्रोहों का प्रभाव बहुत गहरा और स्थायी था। सबसे पहले तो प्रशासनिक सुधार हुए। जी, अंग्रेजों को ये मानना पड़ा कि आदिवासियों के लिए अलग कानून और प्रशासनिक इकाइयां होनी चाहिए। संथाल परगना का बनना इसी का नतीजा था। दूसरा, उन्हें कानूनी सुरक्षा मिली। बिल्कुल, आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जैसे कानून बने। ये इन्हीं विद्रोहों का सीधा परिणाम थे। और सबसे बड़ा प्रभाव था राष्ट्रवाद को प्रेरणा मिलना। एग्जैक्टली। इन विद्रोहों ने स्थानीय प्रतिरोध की नींव रखी, जिसने आगे चलकर 1857 की क्रांति और पूरे स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी। तो इन वीरों का बलिदान हमारे इतिहास की नींव है। हमने देखा कि कैसे जल, जंगल और जमीन के लिए हमारे आदिवासी पूर्वजों ने तोपों का सामना तीर कमान से किया। तो आखिर में परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या होगी? याद रखें, परीक्षा में प्रश्न सिर्फ वर्ष और नेता से नहीं आते, बल्कि कारण और क्षेत्र से भी आते हैं। जी, इसलिए सिर्फ तथ्य रटने के बजाय हर विद्रोह के पीछे के कारणों और उसके क्षेत्र को समझना बहुत जरूरी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद। If you found this video helpful for SSC exams, please like and subscribe to the channel.